सर कैपिटल रिडक्शन का रिमेनिंग बैलेंस कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करते हैं? सिंपल सी बात है बेटा, आपको मैंने एक चीज बताई हुई है, कैपिटल रिजर्व के बात को याद समझना। यहां पर ये बात आपको बहुत 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 काम आएगी, सीए फाइनल में भी काम आएगी और हमेशा के लिए आपकी नॉलेजेबल बात है। कैपिटल रिजर्व इकलौता ऐसा रिजर्व है जिसको आप कभी भी रेवेन्यू रिजर्व नहीं बोलते हो। मतलब वो आपके जनरल नॉर्मल बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटीज, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो कभी नहीं बनता। पॉइंट नंबर 1 फिर से सुनना, ये पॉइंट कैपिटल रिजर्व के बारे में बोल रहा हूं, ये बात बहुत जरूरी है। सर ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है और ये सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में फाइनल बैलेंस कैपिटल रिजर्व में क्यों जाता है? वैसे ही अमेलगमेशन में परचेज मेथड में डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में क्यों जाता है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल रिजर्व मेजरली इन दो चीजों से ही बनता है। कौन सी दो चीजों से? अमेलगमेशन में परचेज मेथड में ट्रांसफरी कंपनी के पास जो भी डिफरेंस आता है, या तो वो गुडविल में एडजस्ट करती है डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी जब अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर चुकी होती है तो जो भी उसको गेन होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के दौरान, जो भी उसका कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के फॉर्म में गेन होता है, उस गेन से वो अपने लॉसेस को राइट ऑफ करने के बाद, कुछ असेट्स को राइट ऑफ करने के बाद जो भी उसके पास बैलेंस बचता है वो कैपिटल रिजर्व में डालती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल रिजर्व जनरली इन्हीं दो चीजों से बनता है। आपके किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैपिटल रिजर्व के बारे में कोई और, किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई और कहीं और कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व तभी बनता है जब आपको कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, जब आपको जनरल ऑपरेटिंग रेवेन्यू आइटम्स जनरेट होते हैं, जब आपको रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शंस करते हो, जब आपको रेवेन्यू नेचर के गेन्स होते हैं, रेवेन्यू नेचर के इनकम्स होते हैं, वो कभी आपके कैपिटल रिजर्व में नहीं जाते। कैपिटल रिजर्व में ये दो चीजें इसलिए जाती है बिकॉज दीज आर स्पेशल ट्रांजैक्शंस एंड दीज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। अमेलगमेशन करना ये हमारी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी कोई नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है। अमेलगमेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो, आगे चल के हम फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर सके। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस को बचा सके, रिवाइव करवा सके और हम बाद में फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर सके। और इन दोनों में एक कॉमन बात है, इन दोनों में कॉमन बात क्या है? हमारी जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं या टेक ओवर कर रहे हैं। अमेलगमेशन में हम असेट्स को टेक ओवर करते हैं, लायबिलिटीज को अज्यूम करते हैं, और मतलब हम कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं और उन कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन से जो हमें गेन हो रहा है वो कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं। वैसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कैसे? हम असेट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ असेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, हम लायबिलिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें कैपिटल नेचर का गेन हो रहा है। दोनों केसेस में हमें कैपिटल नेचर का गेन हो रहा है, इसी वजह से हम कैपिटल नेचर के गेन को फाइनली कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप डिविडेंड पे करते हो तो डिविडेंड आप कैपिटल रिजर्व से पे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है। डिविडेंड किसको पे होता है? डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे होता है, और डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे होता है आउट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, आउट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बिजनेस के प्रॉफिट से, कैपिटल रिजर्व से नहीं होता है। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, ये अलग बात है, ये एक एक्सेप्शनली लॉ में भी कहा गया है कि अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व रखा हुआ है और वो कैश में रखा हुआ है, कैश में जनरेट हुआ, तो आप उसमें से डिविडेंड दे सकते हो विथ प्रॉपर परमिशन एंड ऑल। वो अगर आप लॉ को फॉलो करते हो वो एक अलग बात है। अब ये कैपिटल रिजर्व कैश में कैसे जनरेट हो सकता है? कैश में ऐसे ही कि आपने कोई कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन किया जिससे कैश जनरेट हुआ। जनरली ऐसा होता नहीं है। मोस्टली अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दोनों से आपका जो आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ट्रांजैक्शन अभी मैंने आपको बताया, जितने भी मैंने आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ट्रांजैक्शन बताए, क्या इसमें आपने लायबिलिटीज के साथ समझौता किया, असेट्स के साथ किया? क्या ये कैश ट्रांजैक्शन से? क्या नहीं, दीज वर नॉट द कैश ट्रांजैक्शंस। तो इसीलिए दोनों में कॉमन समानता यह है कि दोनों में कैपिटल नेचर का फायदा हो रहा है, और वो अपन कहां डाल रहे हैं? अपन कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं। अब आप इसको लेकर एक मुझसे डाउट पूछ सकते हो कि सर फिर तो अगर मान लीजिए सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, सर अमेलगमेशन नहीं हो रहा, पर सर हम कोई नॉर्मली कोई पीपीई सेल कर रहे हैं, फर्नीचर सेल कर रहे हैं नॉर्मली, पुराना हो गया नया खरीदना है, सेल कर रहे हैं, तो सर वो जो फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं सर वो भी तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ। सर वो सेल करने पर आप पीएनएल में क्यों डालते हो? सुनो बेटा, इसका मैं रीजन ये नहीं बोलूंगा कि AS10 कहता है, ये तो रटवाना हो गया।
मैं ये नहीं बोलूंगा कि AS10 कहता है, AS10 तो कहता ही है कि अगर आप कभी भी कोई पीपीई सेल करोगे तो उससे जो भी आपको फायदा नुकसान होगा वो P&L में डालोगे, ठीक है ना। पर यहां पर ये मत बोलना कि सर वहां पर वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, वो क्यों आपने पीपीई में डाला। वहां पर लॉजिक सिंपल सा है कि अगर आपने पीपीई, सिंपल सी बात है, अगर आपने पीपीई 100 रुपए की परचेस की थी और उसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन लगा चुके हो आज तक 80 रुपीज का, तो आपके पीपीई की बुक वैल्यू रखी है 20। अब अगर आप इस बुक में अब आप अपनी पीपीई को 22 पे सेल कर रहे हो तो 2 रुपए का फायदा हुआ। तो सर इस 2 रुपए के फायदे को हम कैपिटल रिजर्व में क्यों नहीं ले जा रहे। ये भी तो सर कहीं ना कहीं पीपीई बेचने पर हुआ, ये भी तो कहीं ना कहीं पीपीई बेचने पर हुआ, और पीपीई बेचना हमारा नॉर्मल एक्टिविटी तो है नहीं सर, ये तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। बट यहां पर एक्सेप्शन केस यहां पर ये है कि ये जो मुझे 2 रुपए का फायदा हुआ ये कोई फायदा वायदा नहीं है, ये तो ये है कि मैंने पिछले सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज जो किया है वो ठीक तरीके से नहीं किया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करना पड़ता है। सो बेसिकली जो भी डेप्रिसिएशन लगता है वो बेस्ड ऑन एस्टिमेशन लगता है। तो हमारा अंदाजा ये था कि हम जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, पर बाद में हमें मालूम पड़ा कि अरे हमारी एसेट की तो मार्केट में वैल्यू 22 है, इसका मतलब हमें डेप्रिसिएशन 80 का नहीं हमें 78 का लगाना चाहिए था। हमने कहीं ना कहीं 2 रुपए का डेप्रिसिएशन P&L में ज्यादा लगा दिया, हमने 2 रुपए का डेप्रिसिएशन P&L में ज्यादा लगा दिया। अब जो 2 रुपए का ज्यादा लगाया ना, वही 2 रुपए का कहीं ना कहीं मुझे आज प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो ज्यादा डेप्रिसिएशन मैंने P&L में चार्ज किया था उसी को सेट ऑफ करने के लिए मैं इस 2 रुपए को भेज रहा हूं P&L में, ताकि मेरे P&L में सेट ऑफ हो जाए। तो जब हमें कोई असेट बेचते हैं उसमें जो हमें प्रॉफिट होता है, जब असेट बेचते हैं उसमें जो हमें प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट या वो लॉस P&L में क्यों जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले सालों में आपने डेप्रिसिएशन कम ज्यादा लगाया है और उसको सेट ऑफ करने के लिए आप P&L में उसको ले जाते हो। सो दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल नेचर का गेन, ये कोई कैपिटल नेचर का गेन नहीं है। पिछले सालों में आप एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, तभी आपकी असेट की वैल्यू 80 दिख रही थी। भाई आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया आपकी एसेट की वैल्यू 80 दिख रही है, ये तो आपके अंदाजे से दिख रही है ना, आपने 100 की खरीदी, आपका अंदाजा ये है कि आपकी असेट आज 20 की होनी चाहिए, इसलिए आप डेप्रिसिएशन 80 लगा चुके हो, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू 22 है। आई बात समझ में। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं जो आपको बोलना चाह रहा था, स्पेशली ये डाउट निधि ने पूछा था अभी लाइव क्लास में, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैपिटल रिजर्व क्यों अलग है बाकी चीजों से, और कहीं ना कहीं बच्चा उसको इस चीज से लिंक करता है। तो ये चीज का डाउट कहीं ना कहीं मैंने क्लियर करने की कोशिश की, क्योंकि मैक्सिमम जो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे पास होके आते हैं उनको इस चीज का लॉजिक नहीं पता रहता, और वो कहीं ना कहीं एक डाउटफुल कंडीशन में रहते हैं कि सर असेट बेचने में जो प्रॉफिट होता है वो तो सर हमें कैपिटल नेचर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा निधि, कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि आप कोई डेप्रिसिएशन वगैरह से कुछ नहीं कर रहे हो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आप पूरी अपनी असेट को, जो असेट एक्चुअली चल रही थी उसको बनी बनाई असेट को खत्म कर रहे हो, लायबिलिटी को खत्म कर रहे हो अचानक से। उसका रिलेशन डेप्रिसिएशन से नहीं है। अमेलगमेशन में जब आप असेट को टेक ओवर कर रहे हो तो उनका रिलेशन कोई डेप्रिसिएशन से नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली देखा जाए तो अमेलगमेशन में कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है।